अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी अस्थमा। ठीक है, अब अस्थमा जो होता है ना, ये इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, अब अस्थमा की अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल टाइप मतलब कि अगर आप कोई ड्रग दोगे ऑब्वियसली उससे ठीक हो जाएगा, या आपका एलर्जन जो है वो जब रिमूव हो जाएगा तो उसकी वजह से भी आपका अस्थमा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है विद यूसिनोफिल एंड आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, विद कैरेक्टरिस्टिक इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म होता है। ठीक है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रीथलेसनेस, टाइटनेस ऑफ चेस्ट वगैरह, कफ वगैरह होती है। ठीक है, मेनली नाइट में होती है या अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। ठीक है, अब क्या इसमें ट्राइड होता है, एक तो आपका ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, ठीक है, एक आपकी वीजिंग हो गई और एक आपका टाइटनेस ऑफ चेस्ट या कफ वगैरह हो गया। ठीक है, ब्रेथलेसनेस वगैरह। ठीक है, अब इसकी अगर आप पैथोजेनेसिस की बात करो ना, तो इसमें क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, एंटीजन आता है, फर्स्ट टाइम जब आता है तो वो हमारे पास मास्ट सेल के साथ जाके कंबाइन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास मास्ट सेल से हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली कंबाइन हो जाती हैं ना, आईजी एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल के साथ, फिर वो मास्ट सेल रिलीज़ होती हैं, फिर इसके बाद हिस्टामीन्स वगैरह वो सारा किस्सा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो एंटीजन आया है, TH1 एक्टिवेट हुआ, फिर TH2 एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद इंटरलॉकिन 4, 5 एंड 13 एक्टिवेट हुआ। 4 की वजह से आपका आईजी लिख रहा है, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन C44E4 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामीन्स रिलीज़ हुए। इंटरलॉकिन 15 की वजह से हमारे पास यूसिनोफिल्स आए हैं, और इंटरलॉकिन 13 की वजह से आपके जो है वो म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब अर्ली फेज़ होता है और लेट फेज़ होता है। अर्ली फेज़ में आपका ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शंस होती हैं और म्यूको सिक्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, म्यूको सिक्रेशन ज़्यादा हो, वेज़ोडाइलेटेशन से, और लेट फेज़ में आपको साइटोकाइंस वगैरह का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी रिमॉडलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब रिमॉडलिंग्स में क्या होता है ना, कि देखो आपकी जो एपिथेलियल लेयर होती है ना वो थिक हो जाती है, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो जाती है, ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और इसके अलावा सब म्यूकोसा में जो वास्कुलैरिटी होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं टाइप ऑफ अस्थमा ना, तो अस्थमा की हमारे पास अब तक एक तो एटोपिक अस्थमा होता है जो एलर्जन की वजह से होता है ना। ठीक है, जिसके लिए हम लोग दो टेस्ट करते हैं, एक स्किन टेस्ट करते हैं जिसमें व्हील फ्लेयर रिएक्शन आता है, एक रेडियो इलेक्ट्रोसॉर्बेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा नॉन एटोपिक अस्थमा होता है जो हमारे पास की जो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से या हमारे पास किसी टॉक्सिन, ये जो हमारे पास इनहेल एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा होता है जो बेसिकली आपकी डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, जिसके एक में एक एग्जांपल में आप एस्पिरिन लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्यूपेशनल जो होते हैं वो अस्थमा होते हैं। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो होते हैं, एक तो हमारे पास चर्चमैन स्पायरल्स होते हैं और चारकोटिलेडन क्रिस्टल्स होते हैं, और इसके अलावा एयरवे रिमॉडलिंग होती है। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर आप बात करो ना, तो सबसे पहले आप साइंस की बात करो। जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो वो किस साइंस के साथ आएगा, देखो सबसे पहले पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि मेरी हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब कि उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्पनिया, उसको सांस लेने में मसला होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा वो कहेगा कि मुझे कफ है, ठीक है, लेकिन उसमें बलगम नहीं आता। ठीक है, ये ठीक है, इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो होगा वो पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका सिम्टम्स हो गए। अब साइंस जो डॉक्टर देखता है ना, तो उसमें यही होगा कि पेशेंट जो है वो कंप्लीट सेंटेंस एक साथ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक तो माइल्ड अटैक होता है और एक हमारे पास सवेयर अटैक होता है। ठीक है, वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब माइल्ड अटैक में क्या होता है, टेकिपनिया होता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा टेकिकार्डिया होता है, ऑब्वियसली हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीजिंग्स होती हैं। ठीक है, वीजिंग्स जो होती हैं वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कंटिन्यूस होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, फीवर भी नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा हाइपर रेजोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ऑन परकशन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर सवेयर अटैक होगा तो ऑब्वियसली माइल्ड अटैक में बंदा सेंटेंस कंप्लीट कर पा रहा था, लेकिन जो सवेयर अटैक है उसमें बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, टेक्निया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वीजिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वोकल फ्रेमिडल्स जो है वो इजीली हर्डेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली तो बंदा जो है एसेसरी मसल्स यूज़ नहीं कर रहा होता है ना रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो सवेयर अस्थमा होता है उसमें एसेसरी मसल्स भी यूज़ करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और जो COPD और अस्थमा है ना, ये बाकी और डिजीज़ से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, कि इसमें हमारे पास फीवर नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी,
अब हम लोग आते हैं हमारे पास डायग्नोसिस पे, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हिस्ट्री कर लेनी है। हिस्ट्री में ऑब्वियसली आपकी जो है वो स्पेसिफिक जो आपकी सिम्टम्स थे ना, उसके साथ पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा, बताएगा कि मुझे डिस्पनिया है, मुझे जो है हार्ट रेट मेरा ज़्यादा है, मेरा जो है वो नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। मतलब कि उसको बोलेगा कि मुझे खांसी आती है, उसमें बलगम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपकी किसी एलर्जन की एक्सपोजर की वजह से हुआ, ठीक है। एग्जामिनेशन करोगे तो आपको वो टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपर रेजिडेंट टोन, परकशन वगैरह एक्सरे जब चेस्ट का देखोगे ना तो आपको माइल्ड अस्थमा में आपको नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन अगर आपका वो है सवेर अस्थमा है तो उसमें आपको ऑब्वियसली हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद पोलिमी फंक्शन टेस्ट करोगे तो आपका रेशो जो होगा वो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो रेशो आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अस्थमा में आप क्या करते हो ना, एक हमारे पास वो होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो वो होता है ना FEV1 या हमारा FVC हो गया, ये हम लोग बिफोर ब्रोंकोडायलेटर और आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर देखते हैं, ठीक है। अगर ब्रोंकोडायलेटर के बाद ना हमारे पास इट शुड बी एटलीस्ट 12 to 15% इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद स्किन एलर्जी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ABGs देख लेते हैं, ठीक है। और स्पुटम टेस्ट होते हैं और चैलेंज टेस्ट बाय एडिनोसिन जिसको आप AHR भी कहते हो, ठीक है। पर इसकी मैनेजमेंट में क्या करना होता है, देखो आपका अगर माइल्ड टू सवेयर का पेशेंट है ना, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनहेल्ड वो देना है अच्छा, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, आपने इन्हेलेशन देनी है, ठीक है, किसकी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट की, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्ब्यूटामॉल हो गया और आपका टर्ब्यूटलीन वगैरह आ गया, ठीक है। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता तो आप इन्हेलेशनल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दोगे और उसके साथ लो डोज स्टेरॉइड दे दोगे जिसमें आपका ब्लैक्लोमेथासोन, बुडिसोनाइड, फ्लूटाकोसोन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता तो आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसमें सॉल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल वगैरह और लो डोज स्टेरॉइड दे दोगे, ठीक है। अब अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे देना है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और या थियोफाइलिन वगैरह, ठीक है। अब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में मोंटेल्यूकास्ट और ज़ोफरलूकास्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट वगैरह भी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अब इससे अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप ओरल स्टेरॉइड्स पे चले जाते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनहिबिटर जिसमें ओमालिजुमाब आ जाता है, ठीक है, वो देते हो, ठीक है। और फिर आपकी स्टेप डाउन थेरेपी होती है जिसमें आप टेपरिंग डोज में स्टेरॉइड को ख़त्म करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है एक्यूट सवेर अस्थमा है, ठीक है। एक्यूट सवेर अस्थमा वो अस्थमा होता है ना जो हमारे पास पेशेंट को पहले कभी इस अस्थमा की हिस्ट्री नहीं होती और एकदम आपका एक्यूट एकदम आया है और सवेर अस्थमा आया है, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने जो आपकी मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है ना वो आपकी है पल्मोनरी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। पल्मोनरी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। अब फ्लो रेट जो है वो हमारे पास एटलीस्ट जो है वो हमारे पास 33 to 50% जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इससे जो है हमारे पास कम होगा तो ऑब्वियसली आप उसको कहोगे कि एक्यूट सवेर अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा सेंटेंस, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो 25 से ज़्यादा होगा, हार्ट रेट जो होगा वो हमारे पास ऑब्वियसली 110 से ज़्यादा होगा और यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 8 to 9% तक चला जाएगा, नॉर्मली 0 to 4% होता है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है ना, देखो ऑक्सीजन दे दोगे, ब्रोंकोडायलेटर दे दोगे, IV स्टेरॉइड दे दोगे, IV फ्लूइड्स दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप मैग्नीशियम पोटेशियम वगैरह दे दोगे, मॉनिटर कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी, that's it, we're done with the asthma. If you guys have any question you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.